नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ के एक्ट नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट 1971 का सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 देखेंगे, जिसका टाइटल रहेगा प्रोसीजर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। मैंने अब तक 9 सेक्शंस कवर किए हैं। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं इस एक्ट के ऊपर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वो जाके देख लो, ताकि आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आए। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो मैंने जो पहले लेक्चर में एक कॉमन इंट्रोडक्शन दिया था उसको रेफर करें। पहले आपको वो लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है एवरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैज वन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑल्दो इट कैन हैव मल्टीपल अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। हाउएवर there is only one recognized trade union of the undertaking. Section 11 and Section 12 explains in detail about the procedure for recognition of a trade union for an industrial undertaking. इसका मतलब है कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगा रिगार्डलेस ऑफ द सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, उसमें ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे और हर एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन होगा। हालांकि आप सभी ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रेड यूनियंस देखे होंगे जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में होंगे, जो कि सही बात है, लेकिन इस एक्ट की भाषा में उन्हें अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन कहा जाता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हर एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन होती है, बाकी सारे अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस होते हैं। इंट्रोडक्शन खत्म करना है आपको और सेक्शन नंबर 10 की तरफ चलना है। सेक्शन नंबर 10 इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि इस पर्टिकुलर एक्ट के यानी एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट के प्रोविजंस कौन सी इंडस्ट्रीज को अप्लाई होते हैं। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये स्टेट एक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की मर्जी से चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज होंगी उनमें ये एक्ट अप्लाई करेगा। तो बेयर एक्ट में क्या दिया है हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, subject to the provisions of subsections 2 and 3, the provisions of this chapter shall apply to every undertaking wherein 50 or more employees are employed or were employed on any day of the preceding 12 months, provided that the state government may, after giving not less than 60 days notice or its intention to do so by notification in the official gazette, apply the provisions of this chapter to any undertaking employing such number of employees less than 50 as may be specified in the notification. Subsection 2 says that the provisions of this chapter shall not apply to undertakings to the industries to which provisions of the Bombay Act for the time being apply. Subsection 3 says that if the number of employees employed in any undertaking to which the provisions of this chapter apply at any time falls below 50 continuously for a period of 1 year, then these provisions shall cease to apply to such undertaking. काफी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इस डेफिनेशन के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसेक्शन 10 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले बताता हूं। पहले 2 पॉइंट्स में सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के इंग्रेडिएंट्स है। Provisions of MRTU and Pulp Act 1971 are applied to any industrial undertaking wherein 50 or more people are employed. कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगा जिसमें 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर आएंगे, यानी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर होंगे, जिसमें 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन अंडरटेकिंग को इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मन में आता है कि किसी दूसरी इंडस्ट्री को जिसमें 50 से कम लोग काम करते हैं, या फिर किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को जिसमें 50 से कम लोग काम करते हैं, उनमें अगर ये प्रोविजंस लगाने चाहिए, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन पास करेगा जिसमें यह स्पेसिफाई किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जहां 50 से कम लोग काम करते हैं, या फिर इस पूरे सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज में ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ऐसा उसको यानी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को 60 डेज नोटिस सेंड करके बताना होगा अपने ऑफिशियल गैजेट में। इंग्रेडिएंट्स का पॉइंट नंबर 3 ये कहता है दीज प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्रीज अंडर द बॉम्बे एक्ट 1946। बॉम्बे इंडस्ट्रियल एक्ट 1946 के
कुछ अपने स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज है जिनको ये एक्ट गवर्न करता है, तो उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट 1971 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। सबसेक्शन 4 says that of the ingredients, if an industrial undertaking continuously employs less than 50 members for a period of 1 year, then such provisions shall cease to apply। यानी एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट के प्रोविजंस उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को नहीं अप्लाई करेंगे जिसमें फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 50 से कम लोग काम करते हैं। यानी पिछले कैलेंडर ईयर में अगर आपकी इंडस्ट्रीज में कम से कम 50 से कम लोग काम कर रहे हैं तो एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट के प्रोविजंस आपके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अप्लाई नहीं करेंगे। ये थे बेसिकली इंग्रेडिएंट्स फॉर द सेक्शन 10, एंटायर सेक्शन 10। अभी हम लोग सेक्शन 11 कवर करेंगे। बेयर एक्ट में सेक्शन 11 ये कहता है एप्लीकेशन फॉर अ रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 says that any union hereinafter referred to as the applicant union which has for the whole period of 6 calendar months immediately preceding the calendar month in which it so applies under this section a membership of not less than 30% of the total number of employees employed in any undertaking may apply in the prescribed form to the industrial code for being registered as a recognized union for such undertaking. Subsection 2 says that every such application shall be disposed of by the industrial code as far as possible within 3 months from the date of receipt of the application, where a group of concerns in the industry which is notified to be one undertaking for which recognition is applied for situated in the same local area and in any other case within 4 months। काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको इसके भी इंग्रेडिएंट्स बताता हूं। सो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के इंग्रेडिएंट्स है और सबसेक्शन 2 के इंग्रेडिएंट्स है अगले स्लाइड पे। इसके इंग्रेडिएंट्स को समझ लीजिए। एनी ट्रेड यूनियन विच हैज एटलीस्ट 30% मेंबरशिप ऑफ टोटल एम्प्लॉइज can apply for being recognized as a recognized union for the industrial undertaking. The application should be in a prescribed format। ये थे सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के इंग्रेडिएंट्स। ये कहता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जितने भी यूनियंस होंगे जिसके पास 30% से ज्यादा, यानी अगर आपके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में मान लीजिए 100 एम्प्लॉय काम करते हैं तो मेरी यूनियन यानी यूनियन ए जिसके पास 30 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे या फिर 30 से ज्यादा मेंबर होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफ माय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। यानी अगर मेरे यूनियन के 30% से ज्यादा मेंबर्स हैं तो मैं अप्लाई कर सकता हूं फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन। द एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट के जितने भी शेड्यूल्स हैं उसमें वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, आप चाहिए तो रेफर कर सकते हैं। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के इंग्रेडिएंट्स है इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ कंसर्न इन द इंडस्ट्री द इंडस्ट्रियल कोड शैल डिस्पोज द एप्लीकेशन ऑफ द यूनियन फॉर रिकॉग्निशन विद इन 3 months। इन एनी अदर केस द इंडस्ट्रियल कोड शैल डिस्पोज द एप्लीकेशन विद इन 4 months। मान लीजिए कभी कभार इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में कंसर्न्स होते हैं, यानी झगड़े होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, या फिर कभी कभार आप लोग ने तनाव देखे होंगे। इस पर्टिकुलर केस में अगर हुआ तो इंडस्ट्रियल कोर्ट इन पर्टिकुलर केस में 3 महीने के अंदर ये एप्लीकेशन डिस्पोज करेगा। अदरवाइज अगर इंडस्ट्रियल कोर्ट का जो सिनारियो है वो नॉर्मल चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में 4 महीने के अंदर इंडस्ट्रियल कोर्ट एप्लीकेशन को डिस्पोज करेंगे। एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। मेरे ख्याल से आपने सेक्शन 10 और सेक्शन 11 अच्छे से समझ लिए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सपोर्ट माई चैनल ऑन गूगल पे।